Hello everyone, I am Vinita Verma from Target TGT Home Science. If you don't try, you will never know. चलिए इन्हीं लाइनों के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि होगी एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लास नंबर 5। चलिए फिर हम पढ़ते हैं अपनी क्लास। इसमें जो है कंटिन्यू नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जबकि इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहना है अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी जो भी तैयारी उसके प्रति। बट हम नहीं कर पा रहे हैं क्लास कंटिन्यू, लेकिन फिर भी ये है उम्मीद आपसे कि जितनी भी क्लासें हैं आपको प्रोवाइड हो रही हैं उनको आप लगातार रिवीजन करते हुए पढ़ रहे होंगे। बाकी अपनी प्रैक्टिस सर लगाते रहिए। चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, और आज के जो टॉपिक हैं जिसमें होगा परिवार और विवाह, इससे जो है जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो हमने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, परिवार की संरचना में प्रसार प्रक्रिया किस समाजशास्त्री के अनुसार सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है? परिवार की संरचना में प्रसार प्रक्रिया किस समाजशास्त्री के अनुसार सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मैकाइवर एवं पेज, बी है मंडाक, सी है टॉनबी, डी है पार्सन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज। फिर देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में परिवार की पारंपरिक संरचना में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण कौन सा है? जो संयुक्त परिवार हमारे हुआ करते हैं भारत में, उनका विघटन जो हो रहा है उसका प्रमुख कारण कौन सा है? तो ए है औद्योगिकरण, बी है आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सी है आर्थिक स्वतंत्रता, डी है सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी। ये सारी चीजें जो है हमारे संयुक्त परिवार को विघटन करने के लिए, या कह सकते हैं तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। फिर देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार की परिभाषा को सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे व्यापक रूप से प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन देख ले रहे हैं अपने। ए है डब्ल्यू जे गुड, बी है एम एफ निम्पोकोव, सी है ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर, डी है पीटरसन। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, एम एफ निम्कोव। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परिवार को एक आध्यात्मिक संस्था माना है? तो ऑप्शन हमारे कौन से? ए है अरस्तु, बी है प्लेटो, सी है मैक्स वेबर, डी है अगस्त काम्टे। तो परिवार को आध्यात्मिक संस्था किसने माना है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय परिवार में व्यक्तित्व निर्माण में कौन सा कारक प्रमुख रूप से बाधक बन सकता है? ए है हमारा सीमित सामाजिक सहभागिता, बी है सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, सी है वित्तीय स्थिरता, डी है उच्च शैक्षिक अवसर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीमित सामाजिक सहभागिता। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, परिवार की सामाजिक नियंत्रण की भूमिका किस समाजशास्त्री द्वारा विशेष रूप से विख्यात की गई है? ऑप्शन ए है मैकाइवर एवं पेज, बी है लुइस मॉर्गन, सी है कुली, डी है गिंडिक्स। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कूली, है ना। ये समाजशास्त्री जो थे कूली, इन्होंने जो सामाजिक नियंत्रण की भूमिका परिवार की इस तरह से बताई है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिवार संरचना में स्त्री धन की अवधारणा किस प्रकार के समाज में अधिक पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्त्री धन जो है किस तरह के परिवारों में अधिकतर पाया जाता है या प्रभावित करती है? तो ऑप्शन हमारे ए है मातृ सत्तात्मक, बी है पितृ सत्तात्मक, सी है मातृवंशी, डी है द्विविसत्तात्मक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मातृवंशी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। क्या प्रश्न कह रहा है, भारतीय पारिवारिक संरचना में स्त्री धन की अवधारणा किस प्रकार के समाज में अधिक प्रभावी है? तो ये किसमें होती है? मातृवंशीय परिवार जो होते हैं उसमें। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में प्रसार की प्रक्रिया किस कारक के कारण सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा आर्थिक स्थिति,
बी है सामाजिक मूल्य, सी है शिक्षा, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें जो है अधिक प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिवार के रूपांतरण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है? सॉरी। तो क्या है ऑप्शन? नगरीकरण, पारिवारिक मान्यताएं, धार्मिक संस्कार, सांस्कृतिक जड़ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा नगरीकरण। ये जो है रूपांतरण का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारण है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार के प्रकारों में विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन हमारे ए है आर्थिक विभाजन, बी है जलवायु और भौगोलिक कारक, सी है सांस्कृतिक कारक, डी है सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। ये सारी चीजें ना, आर्थिक विभाजन, जलवायु और भौगोलिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ये सारी चीजें परिवार के प्रकारों में विविधता का मुख्य कारण होता है। और इसी के साथ आप सभी लोग जो है, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो जो है उनको आप लोग देखते रहिए। और जो है एक चीज और है कि शार्ट्स नोट्स बनाइए, तो जिससे दो दो टॉपिक, तीन तीन टॉपिक आप उनको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बस इसमें रिवीजन ही करना है आपको, कुछ नई चीजें ज़्यादा नहीं पढ़नी है। और बाकी तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये इतना आप सब लोग जानते ही हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। परिवार, एक मिनट। परिवार की भूमिका समाज में क्यों अनिवार्य मानी जाती है? तो ऑप्शन हमारे ए है, यह समाज में मूलभूत मूल्यों का संरक्षण करता है, बी है यह पीढ़ीगत संस्कृति को आगे बढ़ाता है, सी है यह सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख अंग है, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। परिवार की भूमिका समाज में क्यों अनिवार्य है? क्योंकि ये क्या करता है? समाज के मूलभूत मूल्यों का संरक्षण, पीढ़ीगत संस्कृतियों को बढ़ावा देना, सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख अंग, ये सारी चीजें होती, इसीलिए जो है परिवार की भूमिका समाज में अनिवार्य मानी जाती है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकल परिवार की अवधारणा मुख्य रूप से किस समाजशास्त्री द्वारा स्थापित की गई या समर्थित की गई? तो ए है टॉलकट पार्सन्स, बी है मैन्योलस्की, फिर सी है एमएफ निम्फोक, फिर डी है हमारा ऑप्शन बोजार्ट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से। क्या है? एकल परिवार की अवधारणा मुख्य रूप से किस समाजशास्त्री द्वारा समर्थित की गई थी? तो आंसर है हमारा ए टॉलकट पार्सन्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार की फंक्शनल थ्योरी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है परिवार का मुख्य उद्देश्य समाज में स्थिरता बनाए रखना है, बी है परिवार सामाजिक संरचना की एक प्रमुख इकाई है, सी है परिवार केवल जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, डी है परिवार सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान की इकाई है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, परिवार केवल जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया मुख्यतः किस पर आधारित होती है? तो ए है हमारा लोकतांत्रिक, बी है कुलीन तंत्री, सी है अधिनायकवादी, डी है सामूहिक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी सामूहिक, है ना। परिवार जो है, संयुक्त परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया मुख्यतः क्या होती है? सामूहिक होती है, क्योंकि उसमें सबकी सहभागिता जरूरी होती है। और ये सब सहभागिता होती है तभी जो हमारा परिवार है वो भी संयुक्त रूप से चल पाता है, इसमें सबकी राय, सब चीजें लेना रहता है। तो ये जो है इस तरह से परिवार में प्रेम भाव और जो है बढ़ता है, इसीलिए जो है परिवार अच्छे माने जाते हैं। फिर चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय परिवार के विघटन को उचित रूप से स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए है सामाजिक गतिशीलता बढ़ना, बी है औद्योगिकरण और नगरीकरण, सी है पश्चिमी प्रभाव, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें भारतीय परिवार प्रणाली के विघटन को उचित रूप से स्पष्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए चलिए देखते हैं। किस समाजशास्त्री ने परिवार को एक प्राथमिक समूह के रूप में परिभाषित किया है?
ए है कोयले, बी है स्पेंसर, सी है पार्सन्स, डी है मार्क्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवार की मुख्य सामाजिक आर्थिक भूमिका क्या होती है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन, संपत्ति का हस्तांतरण, बी है सामाजिकरण, सी है उत्तराधिकार। फिर ऑप्शन हमारा डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस चलिए फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, विवाह के संस्थागत स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है यह सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा विनियमित होता है, बी है यह केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित है, सी है यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। तो करेक्ट और डी है इनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा विनियमित होता है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विवाह, एक मिनट, विवाह का कौन सा प्रकार हाइपरगेमी का एक उदाहरण है? ए है सगोत्र विवाह, बी है अराजक विवाह, सी है अनुलोम विवाह, डी है प्रतिलोम विवाह। क्या प्रश्न कह रहा है? विवाह का कौन सा एक प्रकार हाइपरगामी कहलाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, अनुलोम विवाह। ये जो अनुलोम विवाह है ये हमारा हाइपरगेमी कहलाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विवाह में पॉलीगेनी और सॉरी पॉलीएंड्री के बीच मूल अंतर क्या है? ए है पॉलीगेनी में एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं, जबकि पॉलीएंड्री में एक स्त्री के कई पति होते हैं, बी है दोनों समान होते हैं, सी है पॉलीगेनी मातृवंशीय समाज में पाई जाती है, डी है इनमें कोई अंतर नहीं होता है। करेक्ट आंसर इस दी क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही हमारा आंसर। पॉलीगेनी में एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं, जबकि पॉलीएंड्री में एक स्त्री के कई पति होती हैं। यही जो है इसका मुख्य अंतर है। एक बार फिर से देख लीजिए, दो प्रश्न भी इसमें हो सकते हैं, कई तरह से बन सकता है कि जो पॉलीगेनी है तो हमारा इसीलिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या है? पॉलीगेनी में एक पुरुष की कई पत्नियां होती है। पॉलीगेनी में एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं, जबकि पॉलीएंड्री में क्या होता है? एक स्त्री के कई पति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलिए देखते हैं। विवाह के सामाजिक कार्यों में कौन सा मुख्य कार्य शामिल नहीं है? तो ए है सामाजिकरण, बी है धार्मिक क्रियाएं, सी है शैक्षणिक सुधार, डी है पारिवारिक संगठन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैक्षणिक सुधार, है ना। ये विवाह के सामाजिक कार्यों का मुख्य कार्य शामिल नहीं, बाकी सामाजिकरण, धार्मिक क्रियाएं, पारिवारिक संगठन ये सारे इसके मुख्य कार्यों में शामिल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय समाज में प्रतिलोम विवाह को किस कारण से निषिद्ध माना गया है? ऑप्शन हमारे हैं, यह जातिगत व्यवस्था के विरुद्ध होता है, यह धर्म ग्रंथों में वर्णित नहीं है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह केवल शहरी क्षेत्रों में प्रचलित है, डी है यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह जातिगत व्यवस्था के विरुद्ध होता है, इसलिए जो है इसको प्रतिलोम विवाह को जो है निषिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का एक प्रकार नहीं, यानी कि सारे विवाह के प्रकार दिए गए हैं, इसमें से कोई एक विवाह का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन एक है बहुपतित्व, बी है बहुपत्नीवाद, सी है बहुभोजी, डी है एक पत्नीवाद। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा बहुभोजी, है ना। ये हमारा एक विवाह का प्रकार
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। विवाह के संकल्पना में एंडोगैमी और एक्सोगैमी के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखिए इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, और एंडोगैमी क्या है, एक्सोगैमी क्या है, इसके बारे में भी आप सही से जानकारी पाएंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारे क्या है। एंडोगैमी में विवाह अपनी जाति समुदाय में होता है, जबकि एक्सोगैमी में बाहर। बी है एक्सोगैमी जातिगत आधार पर होता है, एंडोगैमी आर्थिक आधार पर। सी है दोनों शब्द समानार्थी हैं। डी है इनमें कोई अंतर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? एंडोगामी में विवाह अपनी जाति समुदाय में होता है, यानी कि एंडोगामी जो है उसमें विवाह अपनी जाति और समुदाय में होता है, जबकि एक्सोगामी में क्या होता है? तो बाहर होता है। और अब इसको ऐसी ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि जैसे कहीं एक्स लिखा होता है एग्जिट, है ना, तो एग्जिट में क्या होता है? एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार विवाह की अवधारणा मुख्य रूप से किस धर्म ग्रंथ में उल्लेखित है? तो ये किस धर्म में है? ऑप्शन ए है मनुस्मृति, बी है अथर्ववेद, सी है उपनिषद, डी है भगवत गीता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मनुस्मृति, है ना। मनुस्मृति में क्या है? संस्कार विवाह की अवधारणा मुख्य रूप से धर्म ग्रंथ में उल्लेखित है। तो ये किसमें है? तो ये आपके मनुस्मृति में उल्लेखित है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। विवाह के सामाजिक नियमन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है? ए है धर्म, बी है कानून, सी है सामाजिक मान्यताएं, डी है सभी। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विवाह व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ए है विवाह एक धार्मिक संस्कार है। फिर क्या है प्रश्न? विवाह केवल सामाजिक अनुबंधन है, विवाह में सामाजिक मर्यादा बनी रहती है। डी है विवाह परिवार निर्माण का आधार है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, विवाह केवल सामाजिक अनुबंध है। ये जो है धारणा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधुनिक भारत में सिविल विवाह को वैधानिक रूप से मान्यता किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई? है ना। आधुनिक भारत में सिविल विवाह को वैधानिक रूप से मान्यता किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बी है विशेष विवाह अधिनियम 1954। नेक्स्ट ऑप्शन है मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939। डी है भारतीय दंड संहिता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विशेष विवाह अधिनियम 1954, है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954। इसमें जो है मान्यता मिली सिविल मैरिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम विवाह मुस्लिम विवाह को किस विधिक रूप से परिभाषित किया जाता है? ए है धार्मिक संस्कार, बी है सामाजिक संविदा, डी है कानूनी अनुबंध, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक संविदा। ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह जो होता है उसके टूटने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? जो विवाह है उसके टूटने का कारण कौन सा है? ए है पारिवारिक हस्तक्षेप, बी है आर्थिक असमानता, सी है विवाह पूर्व परामर्श की कमी, डी है सभी। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंवर पद्धति किस प्रकार के विवाह का एक ऐतिहासिक उदाहरण है? ए है पितृसत्तात्मक विवाह, बी है मातृ सत्तात्मक विवाह, सी है स्वेच्छा से चयनित विवाह, डी है बेमेल विवाह। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, स्वेच्छा से चयनित विवाह। ये हमारा ऐतिहासिक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारत में अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम लागू किया गया है? ए है प्रधानमंत्री विवाह योजना, फिर है बी अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, सी है सामाजिक समरसता विवाह योजना, डी है विवाह न्यायिक समिति।
तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। इसी योजना के तहत इसको बढ़ावा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विवाह व्यवस्था में दहेज प्रथा को कानूनी रूप से अपराध कब घोषित किया गया? ऑप्शन हमारे ए है 1961, फिर है 1975, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984, फिर है 1992। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए 1961। इसी में जो है क्या किया गया था, तो इसमें जो है जो कानूनी विवाह है उसको, जो दहेज प्रथा है उसको रोका गया था 1961 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है पाली, डी है फारसी। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए संस्कृत, है ना। जो संस्कृत भाषा हमारी है उसी से क्या हुआ है, तो संस्कार शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार माने गए हैं? ए है 8, बी है 12, सी है 16, डी है 24। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी 16। 16 संस्कार हमारे क्या किए गए हैं, तो ये 16 संस्कार हमारे माने गए हैं हिंदू धर्म में। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भधान संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए है दाम्पत्य जीवन को सफल बनाना, बी है संतति की शुद्धता बनाए रखना, डी है धार्मिक नियमों का पालन करना, डी है जातीय शुद्धि। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, संतति की शुद्धता बनाए रखना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भधान संस्कार का मुख्य उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार शारीरिक एवं मानसिक विकास से संबंधित है? ए है गर्भाधान, बी है उपनयन, सी है विवाह, डी है अंतिम संस्कार। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनयन संस्कार, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार शारीरिक एवं मानसिक विकास से संबंधित है? देखिए घुमाया गया है। और उपनयन संस्कार किसमें होता है, तो ये आपका गुरु के पास, इसका अर्थ होता है क्या होता है, तो गुरु के समीप जाना, है ना। गुरु के समीप जाना, जो गुरु के समीप आप जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो आपका शारीरिक और मानसिक विकास होगा ही होगा। इसलिए जो है इससे संबंधित ये संस्कार है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडन संस्कार का विषय का महत्व किसमें निहित है? ए है आध्यात्मिक शुद्धता, जातिगत पहचान, सामाजिक स्वीकृति, विवाह पूर्व तैयारी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आध्यात्मिक शुद्धता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या आरंभ संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है बालक को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना, बालक के कर्तव्यों का निर्धारण, धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाना, फिर डी है बालक का नामकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालक को औपचारिक शिक्षा के लिए क्या करना, तैयार करना। ये जो है विद्यारंभ संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योष्टि संस्कार किसका द्योतक है? जन्मोत्सव, दाम्पत्य जीवन, जीवन का अंतिम संस्कार, डी है सामाजिक अनुसंधान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन का अंतिम संस्कार। इसी को अंत्योष्टि संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णछेदन संस्कार का महत्व किससे संबंधित है? आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक पहचान, स्वास्थ्य लाभ, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें कर्णछेदन संस्कार से महत्व रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संस्कार का समाजशास्त्री महत्व क्या है? ए है सांस्कृतिक स्थिरता बनाए रखना, बी है सामाजिक नियमों को स्थापित करना, सी है जातिगत श्रेष्ठता बनाए रखना, फिर हमारा डी है केवल धार्मिक उद्देश्य को पूरा करना। तो हमारा ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक स्थिरता बनाए रखना। संस्कार का समाजशास्त्री जो महत्व है यही है, सांस्कृतिक स्थिरता को बनाए रखना। संस्कार का समाजशास्त्री महत्व है सांस्कृतिक स्थिरता को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमारा, संस्कार किस भारतीय ग्रंथ में सबसे पहले वर्णित है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, फिर है महाभारत, सी है उपनिषद, डी है मनुस्मृति। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद में क्या किया, संस्कार
ग्रंथ सबसे पहले वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय समाज में यज्ञोपवीत संस्कार को क्या किया जाता है। इसमें ए है शिक्षा प्राप्त की शुरुआत के लिए, बी है विवाह की पूर्व तैयारी, सी है संतान प्राप्ति हो, है ना, डी है आध्यात्मिक शुद्धिकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यज्ञोपवीत संस्कार में क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षा प्राप्त की शुरुआत के लिए इस संस्कार को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निसंक्रमण संस्कार किस आयु में किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा ए है जन्म के तुरंत बाद, बी है 1 वर्ष की आयु में, सी है 4 से 6 माह की आयु में, डी है 5 वर्ष की आयु में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4 से 6 माह की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपनयन संस्कार के दौरान यज्ञोपवीत धारण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन हमारे हैं ए है व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए तैयार करना, बी है समाज में उच्च वर्ग की पहचान देना, सी है केवल शिक्षा समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार, डी है केवल ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य संस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, व्यक्ति को धार्मिक, ये हमारा करेक्ट आंसर है, व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए तैयार करना। ये जो है उपनयन संस्कार के दौरान जो यज्ञोपवीत होता है उसके लिए किया जाता है। बाकी आप जानते हैं शिक्षा समाप्ति के बाद क्या करवाया जाता है, तो इसके लिए जो है हमारा कौन सा संस्कार होता है, तो इसके लिए समापवर्तन संस्कार कराया जाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अन्नप्राशन संस्कार का संबंध किससे है। ए है बालक के पहले दांत निकलने से, बालक की पहली बार अन्न खिलाने से, सी है शैक्षिक दीक्षा से, फिर डी है बालक के नामकरण से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर बालक को पहली बार अन्न खिलाने से ये आंसर हो जाएगा आपका। अन्नप्राशन संस्कार इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गर्भाधान संस्कार का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक लाभ क्या हो सकता है। ए है शिशु के मानसिक एवं शारीरिक विकास में सहायक, बी है जातिगत शुद्धता बनाए रखना, सी है आध्यात्मिक उत्थान, डी है संतान प्राप्ति हेतु धार्मिक अनुष्ठान। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा शिशु के मानसिक एवं शारीरिक विकास में सहायक होता है। फिर चलिए एक मिनट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वेद में संस्कारों का विशेष उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, बी है ऋग्वेद, सी है सामवेद, डी है अर्थवेद। तो संस्कारों का विशेष उल्लेख किसमें मिलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यजुर्वेद में विशेष उल्लेख मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है संस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है समाज में नैतिकता का विकास करना, बी है व्यक्ति के जीवन में धार्मिक अनुष्ठान जोड़ना, सी है व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाना, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, संस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ए है समाज में नैतिकता का विकास करना, बी है व्यक्ति के जीवन में धार्मिक अनुष्ठान जोड़ना, सी है व्यक्ति के सामाजिक रूप से स्वीकार बनाना, डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए संस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य समाज में नैतिकता का विकास करना, व्यक्ति के जीवन को धार्मिकता से जोड़ना या धार्मिक अनुष्ठान जो कराए जाते हैं उससे जोड़ना, व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाना, यानी कि जब उसको कार्य समाज में रहकर अगर एक व्यक्ति सामाजिक रूप से कार्य करेगा तभी उसको समाज स्वीकार करेगा, है ना। और अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो क्या होगा, उसमें जो है तो उसमें जो है क्या हो जाएगा, तो समस्या आ जाएगी। जब व्यक्ति समाज स्वीकार करेगा तभी वो जो है उसको, इसलिए जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज हमारी जो है यहीं पर क्लास होती है इंड, और आप लोगों के जो है सहयोग से और प्रेम से मेरे जो है
4000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए सबको हार्टली थैंक यू। बहुत जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है थैंक यू, आप लोगों ने इतना सहयोग बनाया उसके लिए। फिर जो है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब जो ये क्लास फिर वही है कि समस्याएं मैं कह नहीं रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि कंटिन्यू हो जाऊँ, कंटिन्यू रहूँ, क्योंकि अगर जिस पे रख दिए हैं हाथ तो उसको कंटिन्यू करना है। लेकिन बहुत आप समझ रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा समस्या होती है तभी हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि क्लास कंटिन्यू कर ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी जो है नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। कोशिश यही रहेगी कि लास्ट तक आपके साथ हम बने रहेंगे, जब जब समय मिलेगा तब तक हम आपको इसी तरह से क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए इसके बाद और जब एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लास कंप्लीट हो गई है, इसकी एक हम मैराथन क्लास ले लेंगे। इसके बाद जो है फिर हम शुरू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, मानव विकास। इसमें भी जितने जो है हमारे टीजीटी यानी कि कह सकते हैं ओनली जो टीजीटी से जो है के टॉपिक हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, ताकि ज़्यादा हमारा समय बर्बाद ना हो। तो अब हम इसके बाद शुरू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कह सकते हैं पूरी तरह से एक इसका भाग है। और उसमें से हम अच्छे से पहले थ्योरी क्लास अगर आप कह रहे हो तो थ्योरी क्लास, नहीं तो फिर टॉपिक वाइज हम सीरीज कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।